बीजेपी का महामंथन, रातापानी में बनाई रणनीति, 2023 के लिए रोड मैप किया तय। रातापानी में मिशन 2023 को लेकर बीजेपी का महामंथन हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए बीजेपी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप बनाया है। 2023 की रणनीति के लिहाज से बीजेपी की ये आखिरी बैठक भी बताई जा रही है, जिसमें बीएल संतोष, मुरलीधर राव, सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेता मौजूद रहे। हालांकि बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, ये बीजेपी से ही जान लीजिए। विधानसभा चुनाव की रणनीति भी मिल बैठकर बनाते हैं और आज वरिष्ठ नेता बैठ रहे हैं। ये बैठक है और बैठक तो रणनीतिक होती है, संगठन की बात भी होती है, चुनावों की बात भी होती है। बीजेपी की ये बैठक निकाय चुनाव के दूसरे चरण के नतीजों के बाद हुई, यानी बीजेपी ने कहीं न कहीं निकाय चुनाव के नतीजों को भी ध्यान में रखकर रणनीति बनाई होगी, क्योंकि निकाय चुनाव के पहले चरण में कांग्रेस की तैयारियों ने बीजेपी को चौंकाया था। हालांकि दूसरे चरण में बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली और ब्यूरोक्रेसी पर वार करते हुए जिस तरह सीएम शिवराज ने जनता से अपील की, उसका असर भी दिखा। इधर बीजेपी के साथ कांग्रेस भी 2023 का प्लान बनाने में जुट गई है। हम कांग्रेस के लोग मध्य प्रदेश के सभी गांवों में कल 2 अक्टूबर से हम चौपाल लगा के गांव के किसान से बात करेंगे। उसका जो नौजवान बेटा है, पढ़ लिख के बेरोजगार है, उससे संवाद करेंगे और इम्प्लीमेंट कैसे होगा उसकी जानकारी अभी से हम गांव वालों को देंगे। वचन पत्र बन गया, इम्प्लीमेंट कैसे होगा उसकी जानकारी भी हम देंगे। बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। सीएम शिवराज मामा वाली छवि में है, फिर चाहे बात मेधावी छात्रों की फीस माफ करने की हो या फिर उन्हें लैपटॉप देने की। कुल मिलाकर मामा का मिशन यूथ पर भी काम किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने यूथ को लेकर क्या रणनीति बनाई है, ये भी जल्द सबके सामने होगी, लेकिन इतना तय है कि 2023 के लिए मध्य प्रदेश में माहौल बनना शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी का फाइनल रोड मैप। तैयारी चुनाव की बिल्कुल तेजी से, पूरी ताकत से चल निकली है। जहां कांग्रेस अपना एक एम्बिशियस प्रोग्राम 2 अक्टूबर से गांधी चौपाल लॉन्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने गांधी जयंती के ठीक एक दिन पहले भोपाल के समीप करीब 25-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के दायरे में रातापानी जो सेंचुरी है वहाँ पर एक बैठक की, जिसमें तमाम बड़े नेता, मध्य प्रदेश के प्रभारी और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, महत्वपूर्ण जो कोर ग्रुप के मेंबर हैं, वो तमाम लोग इसमें शामिल हुए। और माना जा रहा है कि चुनाव के पहले का एक मजबूत रोड मैप तैयार किया गया। और ये भी महत्वपूर्ण रहा कि ये बैठक उस समय हुई है जब निकाय चुनाव का एक छोटा चरण जो संपन्न हुआ है एक दिन पहले ही, उसमें काफ़ी बेहतर नतीजे खासतौर से महाकौशल में और ट्राइबल बेल्ट में, आदिवासी बहुल इलाकों में बीजेपी को मिले हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द ये बहस घूमेगी। सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी ने महामंथन कर महाविजय का पथ तैयार कर दिया है? सवाल नंबर 2, क्या निकाय चुनाव के नतीजों के आधार पर बीजेपी ने रणनीति बनाई है? सवाल नंबर 3, क्या मामा का मिशन यूथ कांग्रेस पर 2023 में भारी पड़ेगा? तो मामा का मिशन, शिवराज जी जिनका लोकप्रिय संबोधन मामा है, क्या रणनीति, किस तरह का रोड मैप? और चुनौती अच्छी खासी है। मध्य प्रदेश में वही कांग्रेस है जिसने 2018 में ज़बरदस्त टक्कर देकर सरकार बनाई थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटने के बाद भी, कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद 2021 में कोई कोताही बरतने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, बल्कि अत्यधिक सतर्कता और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ना चाहती है। और यही स्थिति कांग्रेस की है। जो मेहमान हमारे साथ हैं, मिल लीजिए उनसे। सदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। चिंतामणि मालवीय जी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व सांसद, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। अब्बास हफीज साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के और युवा नेता और प्रवक्ता हमारे साथ हैं। संदीप जी, किस तरह देखते हैं आप रातापानी की इस बैठक को? हम कोशिश भी करेंगे कि हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर वहाँ मौजूद हैं, करीब करीब
10-12-15 मिनट बाद हमारी कोशिश होगी, क्योंकि अभी वो मसरूफ़ हैं, बाइट्स वगैरह कुछ हो रही है वहाँ, तो हम उनकी तरफ भी रुख करेंगे। लेकिन आप किस तरह देखते हैं, और बीजेपी की जो तैयारी है, ज़बरदस्त तैयारी है जी। देखिए शरद जी, अभी नगरीय निकाय के चुनाव का दौर ख़त्म हो चुका है और ये मानिए कि आगामी समय 2023 में जो विधानसभा के चुनाव हैं उससे पहले कोई अब चुनाव नहीं होने वाला। नगरीय निकाय पंचायत के चुनाव हो चुके हैं। इसे हम थोड़ा सा इस तरह से लें कि एक टीम जो मैच खेल के निपटी है और उसने दूसरे मैच की तैयारी कर दी शुरू, तो ये कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल की एक अच्छी रणनीति का हिस्सा भी है। और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण थी कि आने वाले समय का आप रोड मैप कैसे बनाएं, आगे आप कैसे चलें, अब तक आपने जो काम किया है वो कैसे हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ नेताओं में जो छनकर खबरें आती हैं बहुत अच्छा सामंजस्य नहीं है, और जब वो बात आती है तो जब ये बैठकें होती हैं तब वो किसी भी तरह की गलतफहमी हो उसको आप दूर कर लेते हैं। मुझे ये लगता है कि ये वाली जो बैठक हुई है, इस बैठक में नगरीय निकाय चुनाव तो हैं ही, साथ ही जो नगर निगम और निगम मंडलों के रिक्त पद पड़े हुए हैं उनको भी भरने की भी कहीं ना कहीं बात है। क्योंकि बड़े समय से चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, बहुत पद रिक्त पड़े हुए हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा हुई है। और कुल मिलाकर के एक गाइडलाइन भी दी गई है नेताओं को कि अब आपको इस दिशा में इस तरह से बढ़ना है। मेरे तक जो जानकारी है वो ये संदेश दे रही है कि आने वाले समय में बीजेपी के नेताओं को कई मामलों में सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें समन्वय की है कि समन्वय ही वो कुंजी है जो जीत तक ले जाती है। और 2018 में दोनों ही पार्टियां चुनाव में उतरी ज़रूर, लेकिन इस चुनौती से तब भी जूझी, और शायद ये कारण रहा कि मध्य प्रदेश में दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच में भिड़ंत तो बहुत नज़दीकी हुई, लेकिन जीत हार का अंतर भी सिर्फ 4-5 सीटों तक ही सिमट कर रह गया। ये बताता है कि आप दोनों, आपको बहुत बेहतर करना है अपने को, और जो चुनौती सामने है जनता के मन में उतरने की, उस पर भी पूरी तरह से खरा उतरना है। जी अब्बास हफीज़ साहब। शरद जी, ये तो वैसे बीजेपी का आंतरिक मामला है कि वो क्या बैठक करें, ये उनका क्षेत्र अधिकार भी है और करना भी चाहिए, हर राजनीतिक दल करता है। लेकिन जिस तरह का समीकरण बनाने की कोशिश है, जैसे कि पौराणिक साहब ने कहा कि उनके जो भी सूत्र बताते हैं, जो जानकारी जहाँ तक हमारे पास है वो भी जानकारी हो सकता है सही हो या गलत हो, लेकिन एक समन्वय बनाने की कोशिश है। अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग लोग हैं। जैसे मैं आपके पैकेज में देख रहा था, पवैया जी का बयान चल रहा था। पवैया जी का जो सीट है, जो वो खुद ही आयतित प्रत्याशी आए हैं वहाँ पर, और उसके बाद मंत्री बने हैं, चुनाव भी जीता है। इस तरह के बहुत सारे संकट जब आप एक बहुत बड़े वर्ग को ले लेते हैं तो पार्टी में आते हैं। अगर ये बात मानी जाए कि नसीहत दी गई है, जो पौराणिक साहब ने कहा कि बहुत सारे मुद्दों से बचने के लिए, तो बीजेपी के जो मुद्दे हैं जनता के जो सामने, वो मुद्दों पे बीजेपी क्या जवाब देगी ये सिखा देना चाहिए इन बैठकों में कि बेरोज़गारी पर क्या जवाब देना है आपको, कैसे जनता को भ्रमित करना है, आप जो जीडीपी गिर गई है या आर्थिक व्यवस्था ठप हो गई है, ये सारे मुद्दे चुनौतीपूर्ण हैं। और सामने एक चेहरा है माननीय कमलनाथ जी का, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार में आई, जिनके चेहरे के ऊपर जनता ने भरोसा किया। तो ऐसी मीटिंग्स तो बहुत सारी भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ेंगी, और हमारी रणनीति तो बहुत स्पष्ट है। अभी जिस तरह से पैकेज में चल रहा था कि आगे क्या रणनीति होगी, हमारे चेहरे कमलनाथ जी हैं। चेहरे के साथ साथ जो तजुर्बा है और जनता को जो डिलीवरी रही है वादों की, वो जनता के सामने है। अधूरे सपने हैं, उनको पूरा करना है। जो वादे पूरे नहीं हो पाए थे, समय कम मिला था, उनको पूरा करना है। तो जनता का आशीर्वाद हमें मिला हुआ है। बीजेपी लाख मीटिंग्स कर ले, लेकिन एक मीटिंग चिंतामणि जी बैठे हैं, ये पहुंचा दें कि वहाँ तक भी वहाँ भी ये मीटिंग हो कि कैसे हमारे युवाओं को रोजगार दिया जाए, कैसे आर्थिक व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। संगठन आपका चलता जाएगा, लेकिन इस प्रदेश की जो हालत है, वहाँ प्रदेश चलाने वाले बैठे थे, तो उनको ये भी सोचना चाहिए। छिंदवाड़ा का किला और मजबूत करना है, क्योंकि अभी के जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता तो पैदा करते हैं। आऊँगा मैं इस पर। और आज चिंतामण मालवीय साहब क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर, आपकी बैठक को लेकर आपने इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी भी बात सुनी मालवीय साहब, और जो आपके कांग्रेस के साथी हैं अब्बास हफीज़ साहब, उनकी भी बात सुनी। ये बैठक और बैठक पर जो प्रतिक्रियाएं हैं उस पर, दोनों पर आपकी रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया। जी देखिए, बहुत कुछ राजनीतिक अर्थ निकालने की, जब राजनीतिक पार्टी बैठती है, प्रमुख नेता बैठते हैं, तो कोई मौसम की चर्चा करने तो बैठते नहीं। निश्चित रूप से हम हमारी समीक्षा कर रहे हैं, हम हमारे आगे
रणनीति बनाएंगे भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहना कि केवल 2023 को लेकर के बैठक है, ये उचित नहीं है। हमारी रूटीन बैठक है इस तरह की बैठकें, क्योंकि हम एक कैडर पार्टी, एक व्यवस्था से चलते हैं, एक सिस्टम से चलते हैं, और उस सिस्टम में इस तरह की अनेक स्तरों की बैठक वो समय समय पर आती रहती है। उसी तरह की एक बैठकों में से एक यह भी है, जिसमें सभी जो प्रमुख लीडर है वो बैठ करके विचार विमर्श करेंगे। हर तरह के मुद्दे, राजनीतिक पार्टी है, बड़ा परिवार है, और उन्हीं मुद्दों के साथ हमें आगे प्रगति भी करना है, प्रोग्रेस भी करना है। जहां तक अब्बास हफीज साहब का सवाल है, तो ये मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, ये सब इन्हें तब याद आता है जब ये सत्ता में नहीं रहते हैं। जब ये सत्ता में रहते हैं तो इनको बोफोर्स याद आता है, जब और कुछ होता है तो फिर कोलगेट याद आता है, फिर जब जोर रहता है तो 2G 3G, ऐसे तमाम ये मुद्दे जब सत्ता में रहते हैं तो वो सब करते हैं, और सत्ता में नहीं रहते तो फिर इनको बेरोजगारी याद आती है, फिर इन्हें महंगाई याद आती है। तो ये बड़ा जो पाखंड है, ये जो इस तरह की हिपोक्रेसी है, ये बहुत अच्छा नहीं। कांग्रेस अगर यही बात अपनी सरकारों में क्यों नहीं करती है? और जब बात हाफिज साहब कर रहे हैं कि साहब हम जो वादों को पूरे नहीं कर पाए, 13 आपको करीब 15 महीने मिले थे, और 15 महीने मिले थे वो तो सिर्फ काम करने के समय था, लेकिन आप केवल जनता को ये बताते रहे कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन उसी सरकार में जब शिवराज सिंह जी आते हैं तो एकदम पैसा बरसने लग जाता है। हम तुरंत सारे सेवा कार्य और जो भी समाज कल्याण के कार्य है वो शुरू हो जाते हैं। ये केवल रोना रोते रहे, और इतना ही नहीं, इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। किसानों को ठगने का काम किया, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को ठगने का काम किया। जिनको इन्होंने कहा कि हम आपको स्कूटी देंगे, हम आपको मोबाइल देंगे, हम आपको ये देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, तमाम चीजें, तो इन्होंने देश के, हमारे प्रदेश के युवाओं को छला है, हमारी माताओं बहनों को छला है, महिलाओं को, किसानों को, सबको जो है एक तरह से मूर्ख बनाने का काम किया है। अब जनता भी समझ रही है कि बस ये आए चुनाव में, तो पिछले चुनाव में जो इन्होंने वादा की थी। चलिए अब्बास हफीज साहब, लेकिन बात सिर्फ आप दोनों अगर इसी पर उलझा देंगे कि आप में क्या तथाकथित रूप से खराब और आप में क्या तथाकथित रूप से खराब, वो फिर तो कोई बात करने का अर्थ ही नहीं रह जाता। कि आप कहें बेरोज़गारी है, महंगाई है, मालवी साहब कहें कि आप सत्ता में रहते हैं तो आपको कोलगेट याद आता करते हैं, आप 2G करते हैं, तो फिर तो हम विषय से ही हट गए। आज ठीक है, एक पार्टी बैठक कर रही है, आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी है, आप भी गांधी चौपाल करते हैं, बैठक करते हैं, तंज कसते भी हैं, एक दूसरे पर कसने दीजिए, लेकिन हमें अपने ऊपर भी निगाह डालनी चाहिए। पहले तो आप वो बात कह लीजिए जो मालवी साहब की टिप्पणी पर मालवी साहब ने हम पे आरोप लगाया कि हमने किसानों को ठग लिया। मैं इतना कह रहा था, कमल पटेल साहब ने झूठ तो नहीं बोला, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। और दूसरी बात, ऐतिहासिक सदन था जिसमें चिंतामणि मालवीय जी मौजूद थे जब कहा गया था, जेटली साहब ने वहाँ खुद बैठे थे आप सांसद के रूप में, कि 2022 तक हम किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। आधी करने का वादा तो नहीं किया, तो जो आपने आधी कर दी है, जब दोगुनी नहीं कर पाए तो आप किस मतलब मुद्दे के ऊपर आके ये तरह के आरोप लगाएं, थोड़ा सोचना चाहिए। दूसरी बात आपकी बिल्कुल सही है, आज चर्चा इस बात के ऊपर होनी चाहिए, नाकामियों से हटके, कि हम जनता को समाधान किस तरह से देने वाले हैं, हम किस तरह से रोजगार के अवसर देने वाले हैं। माननीय कमलनाथ जी ने तो शरद जी यही प्रयास किए थे, टूरिज्म के सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, मूल निवासी का यहाँ पर क्लॉज डालने के लिए। अगर एक तरह का जो एनमिटी जैसी भावना आती है वो छोड़कर वही योजनाओं पे चला गया होता, तो मूल निवासी मध्य प्रदेश का आज रोजगार के साथ होता। तो इस तरह की योजनाएं तो दोहरा रहे हैं, वही विषय, उन्हीं मुद्दों पर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बैठकों के चरित्र पर और अधिक बात होनी चाहिए। दोनों ही राजनीतिक दलों का स्वभाव, चरित्र, विचार अलग है, जो स्वाभाविक है, प्रतिद्वंदी है। बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, आप खुले मन की और आंदोलन की पार्टी हैं, खुलकर कहना, खुलकर बोलना, खुला खेल, फरुखाबादी। तो दोनों के बैठकों के स्वरूप को हमें समझना है। अब मैं यही समझूंगा, संदीप जी की तरफ फिर लौटता हूं। संदीप जी, बीजेपी की बैठकों का स्वभाव, चरित्र कांग्रेस से एकदम भिन्न होता है, जो जैसा मैंने पहले कहा नेचुरल है वो। बीजेपी लेकिन रोड मैप की जो तैयारी करती है वो कांग्रेस को भी चमत्कृत करती है, और बार बार कमलनाथ ये कहते भी हैं कि हमें संगठन से लड़ना है बीजेपी से लड़ाई नहीं है हमारी। बीजेपी के संगठन के स्वरूप पर एक छोटी टिप्पणी आपकी, बैठक और बैठक से जुड़ा संगठन का स्वरूप। जी शरद जी, बीजेपी की खूबी यह है कि उनका नेतृत्व जो निर्देश देता है उसे चाहे सरकार के मुख्यमंत्री भी क्यों ना हो, उस पर आपको अमल करना होता है। और बीजेपी की खूबी यह है कि उनके यहाँ नीचे से जो फीडबैक आता है
या जिसको कहें कि जो उनके पास राय भी आती है, उसको समायोजित करके वो एक नया रोड मैप तैयार करते हैं। इस बार के चुनाव में भी नगरीय निकाय में जहाँ जहाँ चूक हुई है, और मेरा एक अनुमान है या यूँ कहें कि जानकारी है कि जो टिकट के बंटवारे का मामला आया था इस बार नगरीय निकाय के चुनाव में, जो एक खेमेबंदी हुई थी कि इसको टिकट दीजिए, इसको टिकट मत दीजिए, इसको लेकर भी पार्टी गंभीर है। जहां तक आपने कांग्रेस की बात कही, कांग्रेस की ये बैठक होती तो बहुत सी चीजें अब तक हम लोग के सामने आ चुकी होती, तरह तरह से आ चुकी होती। बीजेपी ने रातापानी में बैठक की, शहर से दूर की, एक सेंचुरी में की, और वहां की खबर पूरी तरह तो मीडिया के पास अब तक नहीं आ पाई है क्या चर्चा हुई है, लेकिन नेताओं को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। जहां समीक्षा हुई है, सरकार के कामों की भी समीक्षा, संगठन की भी, वहीं निर्देश भी दिए गए हैं कुछ। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जैसा हम बार बार कहते हैं कि जब प्रचारक जो बाद में संघ के प्रचारक की भूमिका निभाने के बाद बीजेपी संगठन में प्रभारी के ओहदेदार होते हैं या महामंत्री का दायित्व निभाते हैं, उनकी भाव भंगिमा और बात करने की शैली बहुत अलहदा होती है। मालवीय जी इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि वहाँ आँखों के भौं के इशारे से, हल्की मुस्कुराहट से वो सब कुछ कह दिया जाता है जिसके लिए एक अध्याय भी लिख दिया जाए तो कम है। मालवीय साहब थोड़ी रोशनी डालिए इस तरह की बैठकों के स्वभाव चरित्र पर। जी देखिए, ये बैठक वस्तुतः वैसे तो इस तरह की बैठकें आजकल तो ऑनलाइन भी हो सकती है, अगर संवाद करना होता है तो वो एक अच्छा तरीका है, वो गोपनीय तरीका भी है। लेकिन फिर भी आपसी सामंजस्य जरूरी होता है, क्योंकि जब बड़ा परिवार होता है, कई सारे नेताओं के हित होते हैं, तो एक जब आपस में हम बैठते हैं तो उन सारे मुद्दों का समाधान होता है। जब हम चर्चा करते हैं स्वाभाविक रूप से संवाद सारी बीमारियों का, सारी परेशानियों का हल होता है। जब हमारा नेतृत्व हम अनेक मुद्दों पर संवाद करता है तो वो निकट भी आते हैं और विषयों को लेकर के एकरूपता आती है। फिर मल्टी डायमेंशनल विषय रहते हैं, जैसे भाई हम न केवल चुनाव है, बल्कि हमारा समाज में व्याप कितना है, हम कितने लोगों तक जा सके हैं, हमारी जो सरकारी योजनाएं वो पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, क्या वो बीच में ही तो कहीं नहीं रह जाती है, क्या वो पहुंच रही है तो उसको ये पता है कि हम कर रहे हैं, या वो केवल कह रहा है कि भाई ये तो मशीनरी ने कर दिया, पटवारी ने कर दिया और ग्राम प्रधान ने कर दिया। तो ये जो बहुत सारे मुद्दे के हम जो कुछ करते हैं उसकी उपादेयता कितनी है, उसका हमको परिणाम कितना है, वो और न केवल ये बल्कि विचारधारा के स्तर भी हम कहाँ खड़े हैं, हम नई लीडरशिप को कितना ला रहे हैं। तो ये बहुत मल्टी डायमेंशनल बैठक होती है और कई सारे सत्र होते हैं। तो इन सारे, क्योंकि हमें इस बात का गर्व है कि हम कोई एक परिवार से चलने वाली पार्टी नहीं है, हम विचार आधारित पार्टी, और विचार आधारित पार्टी तो विचार ही करेगी तमाम मुद्दों पर। जी चलिए, कुछ वीडी शर्मा जी की एक ताज़ा तरीन बाइट हमें मिल रही है, उससे थोड़ा कुछ दशा दिशा में और स्पष्ट होगी। तो सीधे हम रुख कर लेते हैं एक बार रातापानी अभ्यारण्य से जो बाइट तैरती हुई पहुंची हम तक। पर आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में रूटीन बैठकें हमारी चलती हैं, सेवा पखवाड़ा हमारा चल रहा है, उसकी हमारी समीक्षा हुई है। साथ में ही आगामी राजनीतिक परिदृश्य और इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग इस दिशा में बात करते रहते हैं। आज हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय वीएल संतोष जी का भी मार्गदर्शन हम सबको मिला है। आदरणीय शिव प्रकाश जी, अजय जामवाल जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता सभी लोग आज दिन भर हमने अपने काम को लेकर के समीक्षा की है। सर, निगम मंडल क्या कुछ ये तो सामान्य चीजें हैं, लेकिन संगठन काम की दृष्टि से संगठन कार्य का सुदृढ़ीकरण और कार्य का विस्तार, इस पर हम लगातार काम करते रहते हैं। सिर्फ सेलेक्टेड मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया सर? नहीं, ऐसा नहीं होता है। काम की दृष्टि से अलग अलग प्रकार के काम लोगों के पास रहते हैं, इसलिए व्यवस्थित तौर पर जिनकी जहां आवश्यकता है उसके अनुरूप आज इस बैठक में मुख्य तौर पर सभी कार्यकर्ताओं ने तो बिल्कुल सही, जैसा चिंतामणि मालवीय साहब कह रहे थे, बिल्कुल उसी लाइन पर सदी हुई बाइट वीडी शर्मा जी की आई है। और मैं ये इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि जो बात मालवीय जी ने कही उस बात में काफ़ी दम है, क्योंकि इस तरह की बैठकों का स्वरूप जैसा मीडिया में एक परसेप्शन रहता है उससे काफ़ी भिन्न भी होता है, क्योंकि उसमें तमाम उन मसलों पर बात होती है जिन मसलों पर मालवीय जी ने कहा कि कैसी नीचे तक योजना पहुंच रही है, क्या चुनौती आ रही है, क्या परेशानी है। दिन भर हमने अपने कामकाज की समीक्षा की, ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है वीडी शर्मा जी की,
कि 2022 जब हम आ गए हैं और 1 साल बचा है अब चुनाव में, तो हमने कितना सफ़र तय किया है और कितना और तय करना है, जबकि अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय 1 साल का बचा है। मनोज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक छोटी रिएक्शन उनकी ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मनोज जी, जिस तरह से हम देख रहे थे वीडी शर्मा जी की बाइट, दिन भर अपने कामकाज की समीक्षा की, एक लंबी मैराथन बैठक की, थोड़ी थकान भी उनके चेहरे पे हम देख रहे थे। क्या कहेंगे, किस तरह का एक परिवेश आपने दिन भर वहाँ देखा? आप सुबह से मोर्चा संभाले हैं वहाँ, किस तरह का मूड और कोई महत्वपूर्ण बिंदु हो वो भी हमसे साझा कीजिए जी। देखिए शरद जी, कई बार बैठकों को अटेंड किया, लेकिन ये बैठक वास्तव में बहुत अलग तरह की बैठक थी। एक तो 8 किलोमीटर भीतर जंगल में बैठक को रखा गया और बैठक में जो चर्चाएं आ रही, एक तो ये कि जो पखवाड़ा मनाया गया उसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए, लेकिन यदि इसके अलावा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जो बातें हुई है वो बड़ी महत्वपूर्ण बातें रही है। सत्ता और संगठन के बीच में सामंजस्य को लेकर कई बार बातें आती रहती है, तो इस पर चर्चा हुई है, जैसी खबरें सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और साफ तौर पर कहा गया BL संतोष की तरफ से कि हमें 2023 की तरफ बढ़ना है, तो कोई कोताही, कोई लापरवाही, ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन एक मैसेज जरूर बाहर की तरफ जाना चाहिए कि हम सब एकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ 2018 की जो गलतियां हैं, जो चूक है, उसको छोड़ते हुए 2023 की तरफ बढ़ना है, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम रह गया है और इस समय का भरपूर इस्तेमाल करना है। एक एक कार्यकर्ता को जब ही लगेगा जब उसके बीच में विश्वास होगा, जहां विश्वास की कमी है वहां विश्वास को पैदा किया जाए, और जहां सरकार के काम है जिनको हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए, कई ऐसे काम है जिसके मार्फत हम जनता तक सीधे पहुंच सकते हैं, लेकिन और जरूरत पड़ेगी उसमें, चाहे मंत्री। और आप दिलचस्प ये भी समझिएगा कि 8 मंत्री ऐसे बुलाए गए थे जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े, चाहे हायर एजुकेशन की बात करें या स्कूल शिक्षा मंत्री की बात करें या बात करें नगरीय प्रशासन मंत्री की, गृह मंत्री तो खैर उसमें थे ही कोर कमेटी में, लेकिन 8 मंत्रियों को बुलाया गया था। मकसद यही है कि जो जनता से सीधा संबंध रखता है उस मंत्री को वहां बुलाया गया, उससे फीडबैक लिया गया, लेकिन एक एक विधायक का आज रिकॉर्ड सामने था कि कौन सा विधायक किस क्षेत्र में कैसा काम कर रहा है, किस मंत्री का काम कैसा दिखाई दे रहा है। तो तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और आज की बैठक ने एक तरह से कहा जाए तो 2023 की जो लाइन है वो खींच दी है। सरज, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आपने दिया है। तो वही मंत्री आमंत्रित रहे जिनकी योजनाएं जनता की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं और जिन पर बीजेपी निश्चित तौर पर फोकस करके चल रही है। बात अभी साहब वक्त कम है, एक छोटा सा रिएक्शन जरूर आपका चाहूँगा। जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि एंटी इनकम्बेंसी का भी इम्पोर्ट है सरकार के पास, कि एक भारी एंटी इनकम्बेंसी प्रदेश के अंदर, इसीलिए कि चर्चाएं बाहर आ भी नहीं सकती हैं। लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों पे जो लोग जो मंत्री जिम्मेदार रहते हैं, अगर उनको बुलाया गया है तो उम्मीद करते हैं कि जनता के कुछ काम होंगे, आगे आने वाले समय में जनता को फ़ायदा पहुँचेगा, तो ऐसे अच्छा रहेगा। मध्य प्रदेश के लिए अच्छे संकेत हैं, यही कहूँगा जी। पौराणिक साहब, शरद जी, ये बात बिल्कुल सही है कि चुनाव की तैयारी किसी भी राजनीतिक दल के लिए बीते समय में हुए चुनाव और आने वाले समय में आने वाले चुनाव के लिए रोड मैप बनाना पड़ता है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि कई योजनाओं को लेकर जो सरकार के पास फीडबैक है उससे सरकार संतुष्ट नहीं है। हम इसे मौके बेमौके पर शिवराज जी के रुख से समझ सकते हैं। जैसे अभी खाद्य आपूर्ति के मामले में जिस तरह का रुख उन्होंने दिखाया, तो कहीं ना कहीं उनके पास भी ये फीडबैक है कि इस योजना में गड़बड़ी हो रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में संगठन एक तरफ काम करेगा, वहीं सरकार भी सख्त हो जाएगी। तो ये तय मानिए कि जो आने वाला वक्त है ये सरकारी अमले के चुस्त दुरुस्त तरीके से सामने आकर काम करने का है। अभी मध्य प्रदेश की एक विधायक जो बुंदेलखंड के पथरिया से आती हैं, बहुजन समाज पार्टी की विधायक हैं, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी के साथ बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग कलेक्टर के साथ किया, जो पूरी तरह से अनुचित है, निंदनीय है। लेकिन ये जनप्रतिनिधियों की उस बेचैनी को भी दर्शाता है जो चुनाव नज़दीक आने के साथ बढ़ती है और वो प्रशासनिक अमले की तरफ बहुत गहरी अपेक्षा से जाते हैं। प्रशासनिक अमले को भी अपनी तैयारी चुस्त दुरुस्त करनी है और जनप्रतिनिधियों को भी संयमित रहना है कि वो किसी ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। और मुख्यमंत्री जी ने दंड और पुरस्कार दोनों की नीति को सामने रखा है। जहां उन्होंने महाकौशल अंचल में कुछ अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, तो बुरहानपुर कलेक्टर की खुले मन से तारीफ करके ये भी संदेश दिया, अच्छा काम करेगा प्रोत्साहन है, जो कहीं चूक करेगा उसके लिए दंड का भी प्रावधान है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस बहस में शामिल होने के लिए। आगे देखिए अफसरनामा रायपुर की युवा डिप्टी कलेक्टर प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रुचि शर्मा के साथ, जरूर देखिए। नमस्कार।